दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सीईटी दोनों की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉप भी लेना पड़ा था, ये चीज याद रखना। बोर्ड एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक दिन में भी एक चैप्टर करोगे तो भी कम पड़ेगा, तो एक दिन में एटलीस्ट दो दो चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो मार्च में आप सोच लो आपको कितनी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागना, जितने बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे मार्क्स आने वाले। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। बोर्ड एग्जाम वर्सेस एमएसटीसीटी एग्जाम, हर एक स्टूडेंट के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया हम लोग बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एमएसटीसीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एमएसटीसीटी एग्जाम के ऊपर डिपेंड है कि भैया अगर हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो एमएसटीसीटी के थ्रू जाना है, लेकिन अभी फरवरी में तो हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले, थोड़े ही दिन बाकी है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के लिए, और अभी एमएसटीसीटी की एग्जाम की प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो अभी हम लोग करें तो करें क्या। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भैया हम दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सीईटी दोनों की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। देखो ये सारे जितने डाउट्स है ना, और जो स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड एग्जाम और प्लस एमएसटीसीटी एग्जाम देने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो ना तो आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड अभी आपको किस पे फोकस करना है, मेजरली आपको किस पे फोकस करना है। ये सारे डाउट्स मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपके लिए बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ और बहुत सारे टॉपर्स इंटरव्यूज आने वाले इसी चैनल पे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया एंड व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ से आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलते रहेगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का टारगेट बता देता हूँ। आज हमारा 21 डेज चैलेंज सीरीज का डे 12 है, जिसमें आपको अभी केमिकल काइनेटिक्स ये प्रिपेयर करना है एंड केमिकल काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1 मिनट में आप देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी आते हैं फिर हम लोग वो टॉपिक पे, बोर्ड एग्जाम वर्सेस एमएसटीसीटी। एक बार ये सारे टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लो। रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द गैस फेज फॉर द रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, pseudo first order reaction, effect of the catalyst on the rate of the reaction। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी आते हैं हम लोग बोर्ड एग्जाम वर्सेस एमएसटीसीटी एग्जाम। जो भी स्टूडेंट्स अभी इसमें कंफ्यूज है कि भैया हम लोग बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीईटी की प्रिपरेशन कैसे करें, मैं आपको देखो सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। एक लाइन हमेशा याद रखना, जितनी अच्छी आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन होगी ना, बोर्ड एग्जाम की जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी ना, उतने ही अच्छे स्कोर आपके सीईटी एग्जाम में आने वाले। ये लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक चीज याद रखो, जो सीईटी का सिलेबस है वो सेम है बोर्ड एग्जाम में। आपका जो 12th आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो सेम सीईटी एग्जाम में भी आने वाला है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, एक देखो बोर्ड एग्जाम में ना आपके कॉन्सेप्ट को देखा जाता है कि आपने कॉन्सेप्ट जो है सारे क्लियर है या नहीं है। और सीईटी एग्जाम में उसका एक स्टेज जो है प्लस हो जाता है। अब सीईटी एग्जाम में क्या करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उसके एप्लीकेशंस आपको आते हैं या नहीं आते। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ही क्लियर है तो बस आपको जो है सीईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्या करनी है, एमसीक्यूज, एप्लीकेशन बेस्ड जो एमसीक्यूज आते हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपका जो बेस है, वो जो बेस यानी कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बोर्ड एग्जाम में ही क्लियर होनी चाहिए, तभी आप सीईटी एग्जाम में भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम को बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली भी लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के थॉट्स में ऐसा रहता है कि बोर्ड एग्जाम से तो मुझे कॉलेज वगैरह मिलने नहीं वाला है, तो मैं बोर्ड एग्जाम की बहुत कम सिलेक्टेड चैप्टर्स ही करके जाऊंगा एंड स्कोर कर लूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। बस पास होना जो है वो जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉप भी लेना पड़ा था, ये चीज याद रखना। बोर्ड एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो है ना, ग्रुपिंग क्राइटेरिया। ग्रुपिंग क्राइटेरिया अगर आपको नहीं पता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ग्रुपिंग क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पीसीएम में आपके जो है ना 135 मार्क्स आने चाहिए। 135 मार्क्स अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 120 मार्क्स आपको लेके आने हैं। ठीक है, ये तो चीज यहां तक तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको हम लोग बोलते हैं अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो तो। अब इससे भी और एक आगे की मैं बात बताऊं, अगर आप प्लेसमेंट लेने जाओगे अच्छी कंपनी में,
प्लेसमेंट अगर आप लेने जाओगे कोई भी अच्छी कंपनी में, तो वहां पे प्लेसमेंट के टाइम पे भी ना आपके एचएससी के बोर्ड एग्जाम्स के जो परसेंटेज है वो देखते हैं, जो कि मिनिमम होने चाहिए 60%। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, और फोर्थ ईयर में जाके वहां पे उन लोग उनके प्लेसमेंट उतने अच्छे कंपनी में नहीं हो पाते। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। बोर्ड एग्जाम ये 2 पॉइंट्स के वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपका क्लियर होना चाहिए, 120 और 135 मार्क्स आपके आने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। एंड सेकेंड चीज, आपके एचएससी में ओवरऑल आपके परसेंटेज जो है 60 होने चाहिए, मिनिमम 60 होने चाहिए। तभी आप जो है, जो अच्छी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी इसके बाद आपको हर एक डाउट ये क्लियर कर देता हूं कि हाउ टू मैनेज बोथ एग्जाम। सबसे पहली चीज देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट पे अगर आप पे पकड़ है ना, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा या फिर सोल्यूशन पढ़ा या फिर आज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, तो इसमें आपको ना सब पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, सीडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। सॉलिड स्टेट का अगर आपको आता है तो सॉलिड स्टेट में पैकेजिंग एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सारे फॉर्मूलेज याद है या नहीं है। वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके याद है ना, तो एमसीक्यूज में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कितने अच्छे से क्लियर है, वो सारी चीजें जो है एमसीक्यू में हमको पता चल जाती है। तो अभी मेजरली फोकस, अगर मैं सारे स्टूडेंट्स, जिन जो भी स्टूडेंट्स अभी फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को अगर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप अभी स्ट्रिक्टली जो है ना बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। ठीक है, हमेशा वो लाइन याद रखना, जितनी अच्छी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, उतने अच्छे आपके सीईटी एग्जाम में परसेंटाइल आने वाले हैं। और एक बार बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है फिफ्थ गियर डाल के आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। फिर से वहां पे ब्रेक नहीं लेना है, वेकेशन को नहीं जाना है, मूवीज वगैरह फंक्शंस वगैरह नहीं जाना है। एक ही महीना रहने वाला है, एक महीने में आपको आपकी गाड़ी में फिफ्थ गियर डालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी मेजरली फोकस आपको बोर्ड एग्जाम पे ही करनी है। बोर्ड एग्जाम आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपकी सीईटी की प्रिपरेशन हो रही है। तो अभी मैनेज अगर मैं बताऊं, तो अभी अगर आप बोर्ड एग्जाम करते हो, तो उसके बाद देखो मार्च और अप्रैल में हमारे पास नियर अबाउट, मार्च एंड अप्रैल में हमारे पास नियर अबाउट 45 डेज बचते हैं। टोटल 45 डेज बचते हैं। ठीक है, और इन 45 डेज में हमको कितने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है? टोटल चैप्टर्स में अगर आपको मैं बताऊं, टोटल पीसीएम के चैप्टर्स अगर मैं आपको बताऊं, 11 12th के, ठीक है, 11 12th के अगर मैं बताऊं तो 74 होते हैं। एंड 12th के अगर मैं बताऊं तो 12th के नियर अबाउट 44 चैप्टर्स समथिंग कुछ तो है, 44 या 45 समथिंग कुछ तो चैप्टर्स है। तो अगर आप देखोगे 45 डेज में आपको ये इतने सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस करने हैं, तो एक दिन में भी एक चैप्टर करोगे तो भी कम पड़ेगा। तो एक दिन में एटलीस्ट दो दो चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो मार्च में आप सोच लो आपको कितनी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी प्रिपरेशन की। तो अगर आपके यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो यहाँ पे जस्ट आपको ये मार्च अप्रैल में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, एंड मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, बस रिविजन करते रहना है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप जो है ना शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहो, वो सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज होते रहेगी। ठीक है, और एक स्टडी प्लान बना लो। स्टडी प्लान कैसा, कि आप सुबह उठ रहे हो तो वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए लिखा हुआ, कि आप टोटल दिन में क्या कर रहे हो, कितना टाइम आप दे रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। एक एनालिसिस करने में आपकी भी काफी हेल्प होगी। और एक डेडलाइन मार्क कर लो। डेडलाइन मार्क करना यानी कि देखो, जैसे कि अभी आपको पता है फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम्स है, मार्च में आप फ्री हो जाओगे। मार्च के आपको ना ऐसा एक डेडलाइन बनाना चाहिए। ठीक है, अभी आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बोर्ड एग्जाम का भी आपके पास ना डेडलाइन होना चाहिए। जैसे अभी फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, और अभी आपके पास लास्ट के सिर्फ 15 दिन बाकी है। तो 15 दिन में 5 डेज का आप एक टारगेट सेट करके रख लो। और फरवरी में अगर आप फर्स्ट डे से अगर आप प्रिपेयर करोगे, फर्स्ट डे अगर आप देखोगे, फरवरी का भी आपको डेडलाइन होना चाहिए कि आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड वीक से आपके एग्जाम्स है, ठीक है, उसके बाद आपके पूरे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और बस फर्स्ट वीक ही फरवरी का, और ये 15 दिन आपके, मतलब लगभग आपके पास 20 से 25 दिन है। तो इससे 20 से 25 दिन का एक डेडलाइन होना चाहिए आपके पास, कि 3 दिन में मुझे इतना चैप्टर को कंप्लीट करना है, जो भी बाकी है उसको कंप्लीट करना है। और इस स्टेज पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 10 चैप्टर भी प्रिपेयर किए होंगे, या फिर अगर आपने 8 चैप्टर भी प्रिपेयर किए होंगे, तो पहले उसको बार बार रिवाइज करो। ये सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागना, जितने बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे मार्क्स आने वाले। 8 10 चैप्टर अगर आपने किया है तो उसको
को एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज करो और एक स्टडी प्लान बना लो आप अपने अकॉर्डिंग। हर एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लान बनाओ। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आप क्या कर रहे हो, 10 से 11 तक क्या कर रहे हो, आपका सोने का टाइम क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, वो सब कुछ आपके पास एक डेली टाइमर लगा के रखो। जब भी आप पढ़ाई करोगे, जब आप बैठ रहे हो स्टडी टेबल पे, वहां पे टाइमर स्टार्ट कर दो, कितने घंटे आपकी पढ़ाई हो रही है। मिनिमम ये स्टेज पे 9 से 10 घंटा आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम अगर आप 20 से 25 दिन रह गए ना, तो 10 से 11 घंटे आपकी मिनिमम होनी चाहिए। 9-10 भी हो रहा है तो भी इनफ है, अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और अभी तक हमारे 21 डेज चैलेंज सीरीज का देखो यहाँ तक अपडेट है केमिकल काइनेटिक्स तक, और 21 डेज के बाद भी जो है वीडियोस आने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।